नमस्कार। नमस्कार, मैं गायत्री शर्मा मरु साहित्यिक मंच के साहित्य यात्रा कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि इस कोविड-19 महामारी के समय आप सभी अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं आपके समक्ष मरु साहित्य मंच का उद्देश्य रखना चाहूंगी। इस मंच के जरिए वीरभूमि राजस्थान के जाने माने साहित्यकार, कवि, उपन्यासकार एवं आलोचकों की साहित्यिक भावनाओं को ई माध्यम के जरिए आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आज साहित्य यात्रा कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम लेकर आए हैं उपन्यासकार व कहानीकार डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी को। डॉक्टर नेगी टोंक जिले के जाने माने उपन्यासकार एवं कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। आप सभी के बीच आज वो आपसे बातचीत करेंगे। अब तक की साहित्य यात्रा हम जानेंगे उन्हीं की जुबानी। तो चलिए जुड़ते हैं डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी से। नमस्कार नमस्कार गायत्री जी, सर। बहुत 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 आपका आभार मुझे इस मरु कार्यक्रम से साहित्य जोड़ने के मंच के लिए। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपका आभार है, सभी दर्शकों का आभार है कि मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ने का आपने मौका दिया। सर, आपकी अब तक की जो साहित्यिक यात्रा है इसको हम दर्शकों के सामने रखेंगे। सर, सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी कार्यशैली आज टोंक जिले के लोगों को और जो लेखनी है वो साहित्य प्रेमियों को बहुत प्रभावित कर रही है। वैसे आप उत्तराखंड से हैं, जहाँ की प्राकृतिक छटा देखने को बनती है। वहाँ की लोक संस्कृति का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ना स्वाभाविक है, तो आपके लेखन पर भी दिखाई देता है। आप कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में चर्चित है। सर, विशेष रूप से आपका कहानी संग्रह पापा फिर कब आओगे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक काफी पसंद किया गया है। रिश्तों की आंच उपन्यास को भी लोगों ने काफी पसंद किया है। सर, ऐसी जो भावनाएं आपने अपने जो कहानी और उपन्यास है उनमें उकेरी है, ये कैसे संभव हो पाई है सर? देखिए, जो मेरा या किसी भी लेखक का, साहित्यकार का या कलमकार का लिखने का जब क्रम जारी होता है तो कहीं ना कहीं से उसको प्रेरणा मिलती है। वो प्रेरणा किसी स्थान विशेष से हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष से वो प्रभावित हो सकता है। तो मेरे जीवन में कई बातों का असर पड़ा, उनमें कुछ बातें मैं यहाँ शेयर करूँगा। सबसे पहली मेरी माँ, जो अब जी नहीं रही, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी साहित्यिक यात्रा में। और जी सर। उनके हाथ पकड़ करके उन्होंने मुझे कलम चलाना सिखाया। इसके साथ जो जी उत्तराखंड की जो वादियाँ थी, जहाँ मेरा बचपन बीता, मैंने हाई स्कूल वहीं से किया, तो वहाँ का जो शांत वातावरण है, वहाँ की सुंदरता, वहाँ के लोगों का कठिन परिश्रमी होना, और भी कई वहाँ की प्राकृतिक छटाएं, ये कहीं जी न कहीं मुझे उससे जुड़ने के लिए मुझे प्रेरित किया। और बचपन से जो एक शौक़ लग गया था किताबें पढ़ने का, कलम से प्यार करने का, वो न जाने कब धीरे-धीरे कहानियों और उपन्यासों की तरफ मुड़ गया, ये मुझे भी ध्यान नहीं रहा। बाकी मेरी जो साहित्यिक यात्रा है, उसमें मेरी माँ का, मेरे परिवेश का, और उसके बाद जब मैं अध्ययन के लिए, उच्च अध्ययन के लिए जयपुर आया, वहाँ के माहौल का, मेरे गुरुजनों का, मेरे सहयोगियों का, और जिस कार्य क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये सब जी बातें मुझे प्रभावित करती हैं। जी सर। हेलो जी, जी। हाँ, गायत्री जी। सर, आपने आपकी साहित्यिक यात्रा में किन किन विधाओं में रचना कर्म किया है? देखिए, मेरी जो रचनाओं का आरंभ था वो पत्र लेखन से शुरू हुआ। जब मैं कक्षा 4 में पढ़ता था, तब पत्र लेखन की तरफ मुझे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ।
उसके बाद मन में जो भाव आते थे वो डायरी लेखन के माध्यम से मैंने शुरू किया। स्कूल में कंपटीशन होते थे, इंटर स्कूल कंपटीशन भी हुए, उनमें निबंध लेखन, आलेख लेखन को लेकर के मेरी कलम चलने लगी। और उसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम होते थे स्कूलों में, तो उन स्कूलों में कार्यक्रमों के लिए नाटक लिखने का मैंने आरंभ किया और कई तरह के नाटक लिखे, उनका स्टेज पर मंचन भी किया। तो ये जी जी न जाने ये डायरी लेखन, निबंध पत्र लेखन, आलेख लेखन, इनके साथ साथ कब कहानी का शौक मेरा पूरा हो। सर, आपकी सबसे प्रिय रचना कौन सी है, मतलब कहानी या उपन्यास में से? देखिए, सबसे पहले जो मेरी कहानी जो प्रकाशित हुई थी, कहानी संग्रह, जिसमें 11 कहानियां हैं, पापा फिर कब आओ। मुझे सबसे प्रिय जो मेरी रचनाएं हैं, अगर कहानियों में कहें तो पापा फिर कब आओगे कहानी मुझे सबसे अधिक पसंद है। और वैसे ये प्रश्न ठीक उसी तरह का है, भाव से ये पूछा जाए कि आपको अपनी 3 या 4 और माँ की भांति होता है, उसे अपनी जी समस्त रचनाएं, चाहे वो कहानी संग्रह हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे और अन्य विधाओं में उसने लिखा हो, सभी उसको प्रिय होती हैं। लेकिन अगर किसी में से चयन करना पड़े, जी सर। मानता हूँ। सर, आपकी तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आप मतलब आवाज वो नहीं आ रही है आपकी क्लियर। ये क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है? हाँ जी सर। हाँ, अब आ रही है, सर आवाज पत्र, साफ आ रही है। हाँ सर, अब आवाज साफ आ रही है। सर, पत्र साहित्य पर भी आपने लेखनी चलाई है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पत्र साहित्य की क्या प्रासंगिकता है? जैसे कि आज का देखिए, युग पत्र टेक्नोलॉजी का हाँ, जैसे कि आज का युग हम्म, टेक्नोलॉजी का युग है, लोगों के जितने भी जीवन मूल्य हैं, सामाजिक सरोकार है, ये सब उनसे दूर होते जा रहे हैं। लोग संवेदनहीन होते जा रहे हैं, अपने संस्कारों और जीवन मूल्यों से काफी दूर हो गए हैं। रिश्तों में मात्र औपचारिकताएं रह गई है सर। इन बातों से आप कहाँ तक सहमत है? बिल्कुल आपने सही जब प्रश्न उठाया है। आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यद्यपि काफ़ी विकास जी की बातें बढ़ चढ़ करके होती हैं, बड़े बड़े मंचों से ये भाषण दिए जाते हैं कि देश ने काफ़ी तरक्की कर ली, बहुत कुछ विकास कर लिया, हमने ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त कर लिया। जी लेकिन अगर गहराई से कोई साहित्यकार या चिंतक के दृष्टिकोण से इसको हम देखें तो आपको सामान्य तौर पर दिखेगा जी जी कि जो रिश्तों में जो खटास है, जो मानवीय मूल्यों का जी क्षरण हुआ है पिछले पिछले 30-40 सालों में, वो शायद बहुत जी बड़ी विडंबना है। और ये विडंबना इसलिए हुई कि व्यक्ति केवल उस पर केंद्रित हो गया, उसका पूरा का पूरा जो दृष्टिकोण है हाँ वो सर। स्वयं पर आकर के टिक जाता है। और आज हम अगर बात करें रिश्तों की, तो रिश्ते कहने सुनने को केवल नाम मात्र के रिश्ते हो गए। ये स्पष्ट दिखता है कि अगर आपको कहीं निमंत्रण भी देना है शादी ब्याह के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए, तो मोबाइल पे वो सूचनाएं दी जाने लगी हैं। तो ये कहीं ना कहीं बात हो रही है। लेकिन रिश्तों में जब तक परिपक्व जब तक रिश्तों में अपनापन नहीं हो, एक दूसरे जी के जी प्रति सर। समर्पित होने की भावना नहीं हो, तब तक बेईमानी हो जाते हैं। और इसमें साहित्यिक पत्र विधा जो है वो बहुत बड़ा अपना योगदान निभा सकती है। उसका कारण यही है, जब दिल में सर, पहले आपके पहले क्या लिए होता था, जैसे आपके
हेलो सर, पहले क्या होता था, जैसे पत्र के द्वारा हम जितने पूरी आत्मीयता के साथ को करा करते थे। हमें इंतजार रहता था कि डाकिया आएगा, हमारा पत्र लेके आया है, हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे कि फला फला का पत्र आएगा, उसको हम बहुत ही संवेदना के साथ पढ़ा करते थे। लेकिन आज लोग क्या करते हैं सर, ये फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए फटाफट किसी की भी आज मृत्यु होती है तो मृत्यु के ऊपर उसी समय लिख देते हैं कि फला फला व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो मतलब अपनी संवेदनाओं को इस तरह से व्यक्त कर देते हैं कि उनके अंदर बिल्कुल भी संवेदनाएं नहीं होती, भावनाएं नहीं होती। ये इसी इसी चीज को, इसी दर्द को महसूस करके हमने ये मुहिम चलाई है पाती अपनों को। उस पाती अपनों को मुहिम जी के जी तहत यही लोगों को समझाने का हमारा भरसक प्रयास है कि आइए, आज भी रिश्ते आपके अपने हैं, आपके मन में उनके लिए प्रेम है, बस जी केवल उनको प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। तो पत्र लिख करके, हम जिसको लिए पत्र लिख रहे हैं, तो हमारे मन में उसके प्रति क्या जज्बात हैं, क्या भावनाएं उमड़ रही हैं, वो तमाम बातों को हम पत्र के जरिए उसको भेज जी सकते हैं। जी सर। हेलो। उस पत्र को वो पढ़ करके बहुत सारी बातें उसके दिल में आती हैं, सोचता है। तो पत्र विधा साहित्य की एक ऐसी विधा है जो कभी, जिसका मूल्य खत्म नहीं हुआ, ना होगा। जी जी सर। सर, एक बात रिश्तों पूछना में आज भी चाहूंगी कि दूरियां हैं आपने तो ये लेखन कार्य किया। कब तक सकते हैं। जी। हाँ, बोलिए आप। आपका जो ले, आपका जो लेखन कार्य है, उसमें आप किस साहित्यकार से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं? मेरे मैं जो मेरा है उसमें उत्तराखंड की प्राकृतिक छटाएं या गांव गली के लोग, उन लोगों को मैं अपने केंद्र में रखता हूँ। प्रेमचंद्र, बाबू जी देवकीनंदन सर। खत्री, जी सर। शरदचंद्र, इन लोगों से मैं, उनकी रचनाओं से प्रभावित हूँ। और लेखन का जहाँ तक आपका कहने का है, तो इनकी कहीं उसमें मैं नहीं मानता कि किसी की अपने को नकल करनी चाहिए। मैं, मेरे जो दिल में जज्बात आते हैं, जो मुझको लगता है, मैं उस तरह से अपनी लेखनी को चलाता हूँ। सर, आपकी जो पापा फिर कब आओगे कहानी संग्रह है, उसकी एक कहानी है मास्टर जी। जी। तो सर, मैं चाहूंगी कि जो मास्टर जी कहानी की जो वो है, उसकी वर्तमान जो प्रासंगिकता है, जो कि हम लोगों से छूटती जा रही है सर, कि एक मास्टर जी होते हैं बहुत मतलब अपना सब कुछ करके भी, एक ऐसी लड़की जो गरीब होती है, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा बैठते हैं सर। उसके बावजूद भी, उससे इतनी आत्मीयता होने के बावजूद भी, वो लड़की अंत में जाकर क्या करती है, जो कि आज के युवा वर्ग को मतलब भ्रमित करने वाला है सर, जो आज की यथार्थ पे आधारित कहानी है सर। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये आज के दौर में यही हो रहा है कि जी व्यक्ति सर। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है किसी जी दूसरे के जीवन संवारने में। जैसे कि जी मास्टर दीनानाथ ने पारों के जीवन संवारने में किया था कहानी मास्टर जी में। जी एक लोहार जी की सर। बेटी को उठाया। आज हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन मास्टर जी जी दीनानाथ उस समय भी उन्होंने इस नारे को बुलंद किया था कि बेटियों जी। को पढ़ने का पूरा हक है, चाहे वो किसी हम्म। पंडित की बेटी हो, चाहे किसी ठाकुर की बेटी हो, चाहे लोहार की बेटी हो। लोहार भारत की को बेटी। एक लोहार, उस बेटी को उसका बाप नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन मास्टर जी ने हम्म। उसे अपनाया, उसे पढ़ाया। न केवल पढ़ाया बल्कि उसको विदेश भेजा। और जब विदेश से वो लौट करके आती है, जब उसका सम्मान समारोह होता है, तो उसका मन बदल जाता है पारो का। और उसे इस बात से शर्म महसूस होती है कि उस सभा में, उस बड़े समारोह में जिसमें देश विदेश के नामी ग्रामी चिकित्सक थे, वहाँ मैं मास्टर जी को कैसे कहूँगी कि ये मेरे बाबूजी हैं।
और उसके मन से तो निकल जाता है मुंह से, अरे मास्टर जी आप। जी सर। बड़ी जी विडंबना सर। है कि जो मास्टर जी जो दीनानाथ मास्टर कहलाने में गर्व की अनुभूति महसूस करते थे, लोग जब उनको मास्टर कहते थे तो जी उनको सर। अपने मास्टर होने पर गर्व होता था। लेकिन जब उन्हीं की बच्ची, जी जिस जी। बच्ची को उन्होंने गोद लिया, जब उसका सम्मान समारोह होता है, उसके मुंह से जब वो ये शब्द सुनते जी हैं तो वो उसको सहन, बड़ा मार्मिक ये प्रसंग है। और आज के दौर में यही हो रहा है कि जब तक बच्चे या जिसको आप सहयोग दे रहे हैं, वो जब तक आपसे उनका वास्ता रहता है तब तक आप उनके दिलों में रहते हैं। और जब आपका उनसे कोई मोह छूट गया या उनका आपसे मोह छूट गया तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देते हैं। ये वर्तमान दौर में यही हो रहा है। इसलिए हेलो। भाई का हाँ सर, आज की युवा पीढ़ी जब आगे बढ़ जाती है तो अपने मूल से ही नफरत करने लगती है। इस कहानी का संदेश यही है, जो और कि काफी जी जी, जो कि हाँ काफी यही प्रभाव संदेश डालता है लोगों पर। जी सर। सर जी मैं जी। आगे कहना चाहूंगी, सांझ के दीप कहानी संग्रह की कहानियों में वृद्धावस्था की संवेदनाओं को बड़े ही मार्मिक रूप से उकेरा गया है। जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चों के लिए सब कुछ होते हैं, वही वृद्धावस्था में उनको बोझ लगने लगते हैं सर। बच्चे अपने संस्कार जीवन मूल्यों से दूर हो जाते हैं और अपने माँ बाप से अन्याय कर बैठते हैं। जब उनको अपने बच्चों से सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उनको बच्चे अपने घर की दहलीज देने के बजाय उनको वृद्धा आश्रम तक पहुंचा देते हैं सर। और जबकि अंतिम समय में जब पति पत्नी को एक साथ रहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय वो दोनों को एक दूसरे से अलग अलग बांट देते हैं कि माँ तो छोटे बेटे के पास रहेगी, पिता बड़े बेटे के पास रहेंगे। तो ये उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं होती सर। ये कहाँ तक न्याय संगत है सर? ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। और आज के दौर में विभिन्न उपन्यास लिखे जा रहे हैं, विभिन्न कहानियां लिखी जा रही हैं, तो उसमें जैसे स्त्री विमर्श लिखा गया, उसके जी बाद बाल विमर्श हुआ, दलित विमर्श आया, आदिवासियों पर लिखा गया। लेकिन आज की जो जी दौर की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है, इस कड़वी सच्चाई यही है कि वृद्धों के ऊपर आज बहुत कुछ लिखा जाना शेष है। हमने सर, इसी आपने उद्देश्य को लेकर आपने के, जो भी लिखा है, आपने जो भी लिखा है वृद्धाओं के ऊपर, बहुत ही सराहनीय है सर। बहुत ही दिल को जी छूने जी, वाली चीज है सर। तो ये जो जी विचार मेरे मन में आया था, तो ये विचार इसी उद्देश्य से आया था। इससे पहले एक हमारा उपन्यास है मेरा वसीयत, उसमें भी बस वृद्धि ये विमर्श जी पे काफी काम हुआ है। तो ये एक दिन अचानक ये विचार आया और एक नया हमने वृद्ध विमर्श करके एक ग्रुप बना रखा है। इसमें हिंदुस्तान भर के लेखकों की हमारे पास में कहानी आई, करीब 70 कहानियाँ। उन 70 कहानियों में से 32 कहानियाँ सेलेक्ट करके सांझ के दीप जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये कहानी संग्रह जी अभी सर। पिछले 2 दिन पहले इसका विमोचन हुआ है। और ये जी हकीकत है, ये सही बात, इस बात को आप कह रहे हैं, मैं उसी को दोहराना चाहूँगा जी कि वृद्धावस्था एक कड़वी सच्चाई है। ये किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं होकर के, बल्कि किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वृद्धावस्था की अवस्था एक न एक दिन उसको आनी जरूर है। और ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई आप देखेंगे, जो व्यक्ति जी सर। अपनी पूरी जीवन की कमाई लगा देता है मकान को बनाने में, उसकी एक एक ईंटों में उसकी आत्मा जी बसती है, उसके जीवन के अंतिम दिनों में जी उसको रहने के लिए एक कोठरी नसीब नहीं होती। और बच्चों द्वारा जी ये कहा जाता है कि आप अगर इसको खाली कर देंगे तो हमारे काम आ जाएगा। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। बच्चे, जब तक जी बच्चे होते हैं माँ बाप उनको पालते हैं पोसते हैं, लेकिन जब माँ बाप बच्चे बन जाते हैं तब उन बच्चों को देने के लिए उनके पास में 2 वक्त की रोटी नहीं होती, और वो उनको सुहाते नहीं हैं और वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो ये भारतीय समाज एक कड़वा सच है, जो पहले केवल यूरोपियन देशों में, अमेरिकन देशों में था,
लेकिन अब ये धीरे धीरे इसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और हमारा जो भारतीय समाज सब भी कहलाने की हामी भरते हैं, उनके वहाँ भी ये समस्या धीरे धीरे आ रही हेलो। वृद्ध का वो अपने बच्चों के घरों में नौकर बन करके रहने को मजबूर हैं ताकि उनको जी 2 वक्त जी की सर। रोटी मिल सके। अगर जी किसी वृद्ध ने अपनी कोई इच्छा जाहिर कर दी तो ये कहा जाता है कि ये एक अलग ही संसार होता है। वृद्धावस्था जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जो बच्चों से मेल खाती है, लेकिन अंतर दोनों में एक ही है कि वृद्ध ढलते सूरज की भांति होते हैं। जी जी सर। प्रकाश है, वो किसी को तपन नहीं दे सकता, वो किसी का घर आंगन सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। मान सम्मान करते हैं। तो ये कड़वी सच्चाई है, इस सच्चाई को समाज को समझना होगा। जी सर, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है सर समाज की कि वृद्धों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। आपका जो वसीयत उपन्यास और नियति चक्र उपन्यास है वो भी सर इसी पे आधारित है। तो उसके अंदर जो संवेदनशील होते जा रहे युवा वर्ग है उनको वास्तव में वसीयत के रूप में धन दौलत की आवश्यकता नहीं होकर किन किन जीवन मूल्यों की आवश्यकता है सर? देखिए, वसीयत का जो ताना बाना था वो इसी आधार पर लिखा गया था। मूलतः ये 5 पीढ़ियों की कहानी है जी और सर। सभी माँ बाप, चाहे वो आप हों, हम हैं, कोई और हैं, उनका केवल एक ही सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत अच्छी अच्छी तरक्की करें, हम उनके लिए बहुत जी अधिक धन संपदा छोड़ करके जाएं। लेकिन दुर्भाग्य इसी बात का है कि जो चीज़ बच्चों को देनी होती है वो चीज़ माँ बाप नहीं दे पाते हैं। अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, अच्छे जीवन मूल्य नहीं दे पाते, और यही जीवन मूल्य और संस्कार उसके जीवन में, भावी जीवन में काम आते हैं। तो वसीयत में एक और पिता पुत्र के संबंधों का जिक्र है, तो दूसरी ओर पिता जी को अपने पुत्र को क्या संस्कार देने चाहिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है। यहाँ भी इस उपन्यास में आप अगर पढ़ें तो देखेंगे कि जी बेटा जब तक एक बेटा होता है तो वो केवल उसके अपने अरमान होते हैं। मन में हमेशा ये बात आती है कि मेरे पिता ने, जी मेरी माँ ने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमेशा ये बातें अक्सर उससे सुनी जाती हैं। लेकिन जब समय पलटता है, समय बदलता जी है, तो आप देखेंगे कि जब वो बेटा जो था तब तक वो बाप की स्थिति जी में सर। आता है, और जब बाप की स्थिति में आता है और उसका कोई बेटा होता है तो वो यही लोगों को कहता हुआ सुना जाता है कि मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, या मुझे इससे क्या अपेक्षाएं हैं। तो वो कहने को तो ये कहता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा उसे झकझोरती है कि जब तक तू किसी का बेटा था तो तुमने अपने पिता की कितनी बातें सुनी। तो इस तरह का जो द्वंद है एक जी व्यक्ति के बीच, भीतर एक बाहरी उसका चेहरा है, एक भीतरी चेहरा है, ये जो द्वंद है इस उपन्यास में आपको बखूबी देखने को मिलेगा। और एक खूबसूरती उपन्यास की ये है कि इसमें आधी आधा जो उपन्यास है वो चलता रहता है पात्रों के भरोसे, लेकिन जब आधे उपन्यास के बाद हम बढ़ते हैं तो वो एक नया इसमें पात्र आता है, जी डायरी। तो जो उस जी सर। नायक है, उस नायक के पिता की जो डायरी है, उस डायरी में जीवन मूल्यों का अर्थ छिपा है, गूढ़ अर्थ है, संस्कार हैं। और उस डायरी के माध्यम से ही उस नायक को पता चलता है कि उसके पिता ने जीवन की असली वसीयत उसके नाम की है, संस्कारों की, जी विरासत की, जीवन मूल्यों की। और जो उसका जो रेस्ट जो जीवन बचता है, शेष जीवन, उन वसीयत के माध्यम से जो उसको अपने पिता से डायरी के माध्यम से मिले, वो उन मूल्यों को लेकर के अपने उस गांव में जाता है जहां वो एक बार आने के बाद वापस नहीं गया, और फिर गांव में कई तरह के
वो विकास के कार्य भी करता है। इस तरह का इस उपन्यास में फलसफा है। लेकिन हकीकत यही है कि आज पिता पुत्र के मध्य में ये जो बहुत बड़ा एक संबंध है, संघर्ष है, विचारों का संघर्ष कह दीजिए, उम्र का संघर्ष कह दीजिए, ये बहुत बड़ा संघर्ष है। उस संघर्ष को दूर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी सर। सर मैं आगे जानना चाहूंगी कि आपने जो रचना कर्म किया है उसके सामाजिक उपयोगिता पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, रचनाओं के बारे में मेरा गायत्री जी सीधा सा मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है कि जी कई बार क्या होता है, एक रचनाकार, चाहे वो कवि हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो फिल्मकार हो, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, हम कई बार क्या भूल जी सर। करने बैठ जाते हैं कि समाज में इसकी ज़्यादा डिमांड है, इसलिए ऐसा जी रचना जी की जावे, इस तरह की फिल्में ज़्यादा जी चलेंगी, सर। इस तरह की रचनाएं ज़्यादा हाँ चलेंगी। सर। ये क्या है, एक रचना का है कि रचना धर्मिता नहीं है, ये व्यवसायीकरण है कि आप अगर ऐसा परोसोगे तो आपकी रचनाओं को पसंद किया जाएगा। बल्कि रचनाकार की सच्ची जो रचना धर्मिता है वो ये है कि समाज में जो घटित हो रहा है, समाज में जो अच्छा होने जा रहा है, जो अच्छा नहीं हो रहा है, उसके बारे में उसे अपनी लेखनी चलानी पड़े, ताकि समाज को ये पता चल सके कि हाँ, ये भी एक पहलू है। और किसी भी रचना की हम बात करें, रचना जब तक समाज से जुड़ी नहीं रहेगी, समाज के मुद्दों को नहीं उठाएगी, तो वो मुद्दे कहीं ना कहीं दफन हो जाएंगे। इसलिए एक रचनाकार को हमेशा उन मुद्दों पर सोचना चाहिए। रही मेरी रचनाओं का जो केंद्र बिंदु है, वो सामाजिक सरोकार, संवेदनशीलता, जीवन मूल्य, ये चीज़ें ज़्यादा इसमें इसलिए हैं। कई बार ये सुनने को भी मिलता है कि आदर्शवादी स्थिति है। अगर आदर्शवादी स्थितियां एक लेखक और एक रचनाकार, उपन्यासकार नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? समाज के सामने आपको अपनी रचनाओं के जरिए ये बताना पड़ेगा कि हाँ, एक ऐसा आदर्श समाज की हम परिकल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा आदर्श समाज हो सकता है। तो रचनाओं में ये चीज़ है, सामाजिक समरसता आए। दूसरा, रचना करते समय ये आना आवश्यक है कि आप केवल स्व केंद्रित होकर के रचनाएं नहीं करें, केवल खुश होने के लिए रचना नहीं करें, बल्कि जो पाठक हैं या जो समाज है, जब उन रचनाओं को पढ़े तो उसको कहीं ना कहीं लगे कि ये तो मेरी अपनी कहानी है या ये मेरे पड़ोस की कहानी है। इस तरह की रचनाओं में तभी आएगा जबकि उस रचना में समाज में घटित हो रही तमाम घटनाओं का जिक्र होगा, उनकी पीड़ा होगी, उनकी दिल में क्या जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं, ये चीज़ें आएंगी। तो रचनाओं में ये तमाम बातें आनी चाहिए। जी सर। जी जी सर ये तो वही वाली बात हो गई ना कि युग के अकॉर्डिंग क्या डिमांड है सर। हेलो। जी जी। हेलो। वही हाँ वाली हाँ, बात हो गई गायत्री। सर, युग के अकॉर्डिंग क्या डिमांड है कि पहले जब फिल्में आती थी तो एक लड़की बोलती थी कि डपली वाले डपली बजा, और आज की लड़की कहती है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। तो वही चीज हो गई सर कि समाज क्या चाह रहा है हमसे। नहीं नहीं नहीं, इसमें अंतर हेलो। है। इसमें इसमें आप जो बता रहे हैं, इसमें और जो मैं कह रहा हूँ उसमें बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है। जी सर। देखिए, समाज क्या चाह रहा है वो जी रचनाकार अगर करेगा फिर तो कुछ नहीं किया, समाज नहीं चाह रहा है। बल्कि रचनाकार की जी वजह से, रचनाकार की दृष्टि से वो क्या चीज समाज में घटित हो रही है, इन दोनों में जी फर्क हो गया। एक तो ये हो गया कि समाज ने क्या चाहा, समाज ने क्या पसंद किया, आपको उस तरह की रचना करनी है। और जी एक जी ये चीजें हो रही हैं जी कि समाज को किस चीज की आवश्यकता है, समाज आज कौन से मोड़ पर है, इन दोनों जी में जी फर्क है। रचनाकार को वो नहीं लिखना चाहिए जी सर। कि जो समाज की डिमांड है, बल्कि रचना इस तरह की हो, आपकी कलम में इस तरह का जादू हो, आपकी सोच इतनी मजबूत हो कि समाज को आप इस तरह की रचनाएं रचें कि वो आपकी रचनाओं का उनको एक तरह का स्वाद लग जाए। ये काम, चाहे वो कलमकार हो, चाहे रचनाकार हो, चाहे चित्रकार हो, चाहे गीतकार हो, वो ये काम कर सकते हैं। अगर जी हमने सर। समाज की डिमांड को पूरा करने के लिए
समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगर रचनाएं रची तो फिर वो सच्चे मायने में रचनाकार नहीं, वो व्यापारी है। तो व्यापारी में रचनाकार में एक ही अंतर है, जी जी व्यापारी जब व्यवसाय करता है जी जी तो सर। उसी चीज का व्यवसाय करता है, उसी चीज को बेचता है जिस चीज से उसको ज्यादा मुनाफा होता है। अगर उसको पता है कि इसमें मुनाफा नहीं है तो वो व्यापार करना बंद कर देगा। लेकिन रचनाकार कभी मुनाफे का या घाटे का सौदा नहीं देखता, वो केवल एक ही चीज को देखता है कि मेरी क्या नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी रचना हेलो। धर्मिता किसमें है, समाज में समाज का लाभ किसमें है। तो ये रचनाकार को ये सोचना पड़ेगा कि उसे किन ज्वलंत मुद्दों पर हेलो। अपनी लेखनी को करना होगा। हाँ। सर एक कमेंट आ रहा है हिमाचल से कि वो पूछ रहे हैं कि मेरा एक प्रश्न है कि राजस्थान में साहित्य निष्पक्ष होकर लिखा जाता है। जी। हेलो। हाँ, राजस्थान ही नहीं है, जहाँ भी साहित्य की हम बात करें तो साहित्य में जब तक निष्पक्षता नहीं आएगी तब तक वो साहित्य नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये रचना धर्मिता जब तक का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब रचनाकार अपनी रचना लिखने बैठता है तो उसको निष्पक्ष होकर के रचना को लिखना होगा। और जब रचना में निष्पक्षता नहीं रहेगी तो फिर भले ही वो कुछ दिनों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट में खो तो जाएगा, लेकिन रचना दूर तक मार नहीं करेगी, जी जी अधिक लोगों को वो जो है प्रभावित नहीं करेगी। तो निष्पक्षता होना बहुत ही आवश्यक है रचनाकार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और साहित्य जगत के लिए। सर जैसा कि इसी संदर्भ में कहना चाहूंगी, जैसे साहित्य समाज का दर्पण है। जैसा कि आपकी सभी साहित्य कृतियों में है, वसीयत, नियति चक्र, रिश्तों की आंच, सांझ के द्वीप, पापा फिर कब आओगे, इनमें ये चीज स्पष्ट झलकती है सर। तो मैं पूछना चाहूंगी कि वर्तमान साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में इस रिश्ते को आप अपने साहित्यिक रचनाओं द्वारा कैसे परिभाषित करेंगे सर? साहित्यिक रचनाओं के द्वारा परिभाषित करना बहुत आसान है कि किसी भी साहित्यिक रचना की सफलता जी सर। इस बात पर नहीं आंकी जानी चाहिए कि उसे कितने पत्र पत्रिकाओं ने स्थान दिया, जी सर। देश के किन लोगों ने उसकी समीक्षा की, या जी उसको जी कितने पुरस्कार मिले, कितने इनामों से जी उसको सर। नवाजा गया। बल्कि जी सर। किसी भी साहित्य की सफलता की जी सबसे बड़ी जो कसौटी है वो ये है कि जब उस साहित्य को किसी के द्वारा पढ़ा जाता है, चाहे पाठक एक हो, चाहे दो हो, चाहे हजार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसको रचना को पढ़ता है तो वो जिंदगी तक उसको याद रखता है। और अगर जिस रूप में एक साहित्यकार ने, एक रचनाकार ने अपनी रचना को लिखा है, पाठक भी अगर उसको उसी रूप में समझते हैं, उसी रूप में लेते हैं, तो ये उसकी सबसे बड़ी कसौटी होगी। और ये तभी है जबकि आपने अभी पहले कहा था कि उसमें एक रचनात्मकता हो, उसमें निष्पक्षता हो। आप स्वयं के लिए नहीं लिख रहे हैं बल्कि आप दूसरों के दर्द को समझते हुए लिख रहे हैं, ये तभी संभव है। और ये उसकी सफलता का बहुत बड़ा मानदंड है। जी सर। जी। हेलो। हाँ, बताइए आप। सर मैं पूछना चाहूंगी कि आप जो अपने सामाजिक कार्य है, प्रशासनिक कार्य है और जो लेखन कार्य है, उसमें कैसे समन्वय कर पाते हैं सर? देखिए गायत्री जी, बहुत आसान है। हमारे पास में दिन के 24 घंटे होते हैं। हम एक दिन की बात करें तो उस 24 घंटे का आपको मैनेजमेंट करना होगा। मैनेजमेंट में ये है कि जी आपको, जब आप अपने घर में रहते हैं तो उसमें आपको परिवार को एक निश्चित समय देना होगा। जब आप अपने दफ्तर में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो वहाँ आपको वो क्रियाकलाप करने होते हैं। और चूंकि आपका जो सेवा है, आप जो नौकरी से जुड़े हुए हैं, वो इसलिए आवश्यक है जी क्योंकि सर। ये रोजी रोटी का साधन है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर आगे दिक्कतें आएंगी। और जिस जी चीज़ सर। के, जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, चाहे वो चित्र बनाना है, चाहे वो गाने लिखने हैं, चाहे वो साहित्यिक रचनाओं की रचना करना है, तो ये अपने आप में जुड़ जाता है। और उलट, मैं तो उलट कहूँगा कि
मैं जो काम करता हूँ, जिस क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ मैं इतना काम इसलिए कर पाता हूँ, लोग इतना काम को इसलिए सराहना देते हैं, मेरे सहयोगी इसलिए उनको अच्छा लगता है क्योंकि मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। अगर जी सर। मेरे जीवन में साहित्य नहीं होता तो शायद मैं जो मेरा जो कार्य क्षेत्र है, जिस चीज़ से जी मैं सर। जुड़ा हुआ हूँ, जो मेरी रोजी रोटी का साधन है, मैं शायद उसको उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाता। तो मुझे चैलेंज लगता है कि मुझे साहित्य के लिए रचना है, काम करना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कल को लोग ये कहें कि ये तो केवल लिखने में या पढ़ने में लगे रहते हैं, जो इनका जो सरकारी काम है नहीं कर पाते, तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो मैं बहुत इसमें जी मैंने समय का इस तरह के प्रबंध किया हुआ है कि मैं अपने साहित्य के लिए भी समय निकाल लेता हूँ, परिवार के लिए समय जी। निकालता हूँ, और जो मेरा मौलिक जो कार्य है उस कार्य क्षेत्र के लिए भी किसी तरह के समय में कटौती नहीं हो। तो एक मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। सर आपने जैसे आपने प्रशासनिक कार्य के अलावा जो छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं उनके लिए भी एक मुहिम जारी कर रखी है सर, कि उनको आगे बढ़ाने के लिए आप उनसे कविताएं लिखवाते हैं, लेखन कार्य करवाते हैं, तो ये बहुत अच्छी मुहिम है सर। तो ये मतलब ये विचार आपके जहन में कैसे आए सर, इस तरह से कि बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, इस तरह से कार्य करना चाहिए? देखिए, मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ कि मेरे मन में कहीं न कहीं रचनात्मकता हमेशा चलती रहती है। सड़क पर चलते हुए, सोते वक़्त, या कोई मेरे दफ़्तर में अगर कोई व्यक्ति आता है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह के विचार आते हैं। जब ये पूरा माहौल हमने देखा कि आज बच्चों को शिक्षा तो दी जा रही है, माँ-बाप उसको महँगे-महँगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जी महँगे ट्यूटर लगा रहे हैं, जी महँगी गाड़ियाँ दिला रहे हैं। जी लेकिन बच्चा कहीं न कहीं, आपको नहीं लगता कि मशीन हो गया एक? आज हम बच्चों से स्कूल में ये अपेक्षा कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईआईटी करनी है, या जी टेक्नोक्रेट्स बनना है, या जी वैज्ञानिक बनना है। ये इससे उसकी तुलना हम करने लग गए हैं। पहचान के लिए हो गया कि ये 90 प्लस इसके हैं, 80 प्लस हैं, या 80 प्लस नहीं हैं। ये उसकी जी एक पहचान बन चुकी है। तो अब आप ऐसे बच्चों से क्या उम्मीद करोगे? जब जीवन के जी ये उच्चतम वो ऊँचाइयों पे जाएँगे, तो उनका भी दृष्टिकोण ये होगा। वो यही सोचेंगे कि सफलता का मानदंड, सफलता का मापदंड शायद यही है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हों, जिसके पास ज़्यादा नौकर-चाकर हों, जिसके बंगले हों, जिसकी गाड़ियाँ जी हों, जो बहुत ऊँचे पद पर बैठा हुआ हो, वो उसको सफलता बैठेंगे मान बैठेंगे। इसीलिए हमने फिर ये सोचा कि साहित्य के लिए अगर बीजों का रोपण करना है तो स्कूली बच्चों को करें, और इसलिए स्कूली बच्चों को हमने चुना। आप ताज्जुब करेंगे कि आज हमारी जो पाती लेखन मुहिम है, उसमें हिंदुस्तान भर जी के करीब 6000 बच्चे जुड़ चुके हैं। हम दोस्त देते जी हैं, वो सोशल मीडिया पे भी आता है, भाषण देते रहते हैं, घरों में कहते रहते जी हैं, बच्चे जी सर। बिगड़ गए, बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं, नेट से चिपके रहते हैं। जी लेकिन मेरे सामने वो बच्चे गवाह हैं, जो पाती लेखन में जुड़ चुके हैं। आज हमारी जितनी भी प्रतियोगिता होती है, उसमें छठी से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चे पत्र लिख रहे हैं। चाहे वो पत्र अपने माता-पिता को हों, चाहे अपने गुरु को हों, चाहे जी अपने मित्र को हों, चाहे प्रकृति की पाती मनुष्य के नाम। तो उन पत्रों को अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को एक दिशा देने की ज़रूरत है। बच्चों को एक, जब तक दिशा नहीं देंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, तब तक वो कैसे आएँगे? हमने एक बच्चों को केवल और केवल मशीन बना लिया अंक ज़्यादा लाने की, और वो अंक ज़्यादा बहुत लाने के फेर में वो तमाम चीज़ें वो बच्चा भूलता जा रहा है। और एक दौर ऐसा आता है कि वो स्वयं को भूल जाता है, अपने माता-पिता को भूल जाता है, अपने गुरुजनों को भूल जाता है। क्यों? और फिर हम उसको दोष देते हैं कि आप ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये तो चीज़ें उसको बचपन में सिखाई नहीं गई। और साहित्य जी ही जी एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए व्यक्ति स्वयं से साक्षात्कार करता है। आप जी बचपन सर। से ही साहित्य के बीजों का रोपण कर दीजिए। हमने टोडर जी राइसिंग में एक बहुत बड़ा काम ये किया था कि स्कूली बच्चे जो थे, उन स्कूली बच्चों से कहानियों की समीक्षाएँ करवाई, और उसके बाद उनको कहा गया कि कहानियाँ लिखिए, पत्र जी लिखिए, चित्र बनाइए। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने निकल कर के आई। बच्चों की जो अंदर जो इनर एबिलिटीज़ हैं, वो सामने जी निकली। उनके माँ-बाप भी इस चीज़ से हतप्रभ थे कि क्या बच्चे ऐसा कर सकते हैं। मेरा कहने का ये है कि बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं। उनको आप केवल बच्चे नहीं समझें, उनको मशीन मत समझिए।
अंक लाने की, बल्कि उनके अंदर भी एक जज्बा है, उनके अंदर दिमाग है, दिल है। अगर उनको आप उस तरह मोड़ेंगे तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। स्कूलों में जी मैं आपसे एक बात और, अभी एक आया साहित्य खूब लिखा जा रहा है अंजलि जवाल जी का, लेकिन इसको पढ़ने वालों की संख्या कम होती जा रही है। जी या जी ऐसे सर। कहें कि साहित्य में बहुत कम लोग रुचि लेते हैं, इसका इस पर आपका क्या विचार है? इसका मैं, जी अंजलि जी बहुत बहुत साधुवाद, इसका सीधा सा उत्तर है, साहित्य लिखा कौन सा जा रहा है? जी साहित्य आज लिखा वो जा रहा है जिस चीज की समाज को आवश्यकता है, वो तो बहुत कम लिखा जा रहा है। जी जी सर। और जब लिखा जा रहा है तो माहौल ऐसा बना दिया गया है, आज अगर आपसे कोई कहे कि 200 पेज का उपन्यास खरीद करके पढ़ें, तो ऐसे कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को उस 200 पेज का उपन्यास पढ़ने के लिए देंगे? माँ बाप नहीं जी पढ़ने जी देते। फिर स्कूल में इतना बड़ा कंपटीशन है, वहाँ उपन्यास और कहानियों की बात थोड़ी हो रही है। वहाँ तो ये हो रहा है कि कौन जल्दी से जल्दी ज़्यादा पढ़ाई कर ले, सिलेबस पूरा कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाए, ये बातें हो रही हैं। जी तो ये एक नए समाज की अवधारणा इसमें हम मान के चल रहे हैं कि स्कूली बच्चों से आप इसकी शुरुआत कीजिए। हमने ये शुरुआत की और इस बात पर पूरा ठप्पा लग गया कि ये गलत है, साहित्य नहीं पढ़ा जा रहा है बल्कि साहित्य पढ़ा जा रहा है। बल्कि समस्या यह है कि साहित्य वो नहीं लिखा जा रहा है तो उसको लगे कि अपना जैसा है। ऐसे चरित्र आपको गढ़ने पड़ेंगे जो चरित्र उसको अपना जैसा लगे। काल्पनिकता में दौड़ते हुए मार धाड़ या और अन्य चीज़ें उन पर लिखा जाने का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है कि वो समाज के एक तबके के द्वारा उसको पसंद किया जाए, लेकिन दूर तक उसके दिल में एक गहरी जगह अगर कोई साहित्य बना पाता है तो उसको पढ़ा भी जाएगा, उसको गुना भी जाएगा, उसको स्वीकार किया भी जाएगा। आज भी आप कई कहानियाँ पढ़ते हैं, लेकिन जब मुंशी प्रेमचंद जी की बूढ़ी काकी का जिक्र आता है तो वो चरित्र पूरा का पूरा आपकी आंखों के सामने आ जाता है। हल्कू को अगर आप देखते हैं, पूस की रात आप पढ़िए तो पूरा का पूरा उनका जी जो जी दृश्य है वो सामने आ जाता है। गोदाना आप पढ़ेंगे जी तो होरी का चरित्र आज इतने सालों बाद भी वो चरित्र आज जीवित है। तो इस तरह के साहित्य जी अगर सर। आज लिखा जाएगा तो निश्चित तौर पर उस साहित्य को लोग स्वीकारेंगे भी, उस साहित्य को जी पढ़ेंगे भी। बस वो पहली बात ही मैं आता हूँ कि एक रचनाकार को, एक लेखक को, एक साहित्यकार को अपनी जो रचना धर्मिता है वो रचना धर्मिता नहीं छोड़नी चाहिए। जी सर। सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो आपने जो मुहिम जारी कर रखी है बच्चों के जरिए, तो मतलब दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि साहित्यकार बनते हैं या जन्मजात होते हैं सर? मतलब ये जो गुण होता है साहित्य रचना का, रचनाक्रम का, वो जन्मजात होता है या हम बना सकते हैं सर? जिस तरह कोई से चीज एक मुहिम जन्मजात नहीं, आपने चलाई है। कोई चीज जन्मजात नहीं होती। ये केवल, ठीक है, इसमें मैं इतना डिबेट का भी समय नहीं है ना, इसमें जाना चाह रहा हूँ। बल्कि साहित्यकार जी केवल और केवल, अगर साहित्यकार आपको बनना है तो साहित्यकार वो नहीं है जिसने 20 किताब लिख दी। वो कहानी भी लिख रहा है, गजल भी जी लिख जी रहा है, जी कविता भी लिख रहा है, और भी चीजें लिख रहा है, और अपने आप को जी साहित्यकार की श्रेणी में रख रहा है। बल्कि साहित्यकार होने के लिए आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, एक रचना लिखी तो भी साहित्यकार है। अगर वो साहित्य का सर्जन नहीं कर रहा है, साहित्य को पढ़ना पसंद कर रहा है, वो भी साहित्यकार है। जी साहित्यकार कोई जन्म जी नहीं जी लेते, सर। बल्कि एक साहित्यकार होने के लिए, अच्छे साहित्यकार होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता जो है वो उसका संवेदनशील होना है। क्योंकि संवेदनशीलता जी और जी साहित्यकार का, दोनों का एक तरह का सह संबंध है। अगर आप साहित्यकार हैं तो आपके मन में एक पीड़ा होगी, एक दर्द होगा, पीड़ा दूसरों के होगी लिए आप सर। सोचेंगे, जी जी आपकी कुछ बात का दूसरे को कितना बुरा लगेगा। ये चीजें आपके मन में उपजनी चाहिए, और तब आप कहीं साहित्य की बात को समझ पाएंगे। और जो व्यक्ति अंदर से कठोर है, वो दूसरों के दर्द को नहीं समझता, उसके नहीं मन में समझ पाएगा। संवेदनशीलता नहीं है, तो फिर वो साहित्यकार कहलाने का साहित्यकार। हकदार नहीं है। भले उसने जी कितनी ही किताबें लिख दी हों, कितना ही कुछ कर लिया, उसको दूसरे जी की मन के भावों को पढ़ना आना चाहिए। एक जी साहित्यकार सर। हाथ पर कलम चलाता है, बल्कि
उसके साथ साथ जो पात्र वो गढ़ रहा है, जिन पात्रों की वो रचना कर रहा है, उन पात्रों के जी साथ साथ वो अपना जीवन यापन करता है, वो जीता है। जब वो जी सर। किसी दर्द में डूबता है तो कई बार स्थितियां ये आ जाती हैं कि उसकी आंखें गीली हो जाती हैं और कागज को जी कई बार मोड़ करके फिर फेंकना पड़ता है, दोबारा लिखना पड़ता है, 3 बार लिखना पड़ता है, कई कई बार रचनाओं को उसको लिखना पड़ता है। पात्र उसको अपने साथ करके ले जाने को तत्पर होते हैं कि पहले हमारे साथ चलिए, पहले हमारे साथ चलिए। इस तरह के जो भाव है, इस तरह की जो संवेदनाएं हैं, ये एक लेखक के अंदर जब तक नहीं आएंगी तब तक सच्चे मायने में वो साहित्य का सृजन नहीं कर पाएगा। साहित्य सृजन करना और किताबें लिखना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जी सर। जी सर, अभी जैसे कि आप साहित्य सर्जन कर रहे हैं, तो जो आपकी साहित्य यात्रा है उसके अगले पड़ाव में आप कौन कौन से साहित्य कृतियों की रचना कर रहे हैं सर? या कौन कौन सी कृतियां आपकी प्रकाशित होने वाली है? मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि साहित्य रचना कोई हमारे हाथ में नहीं है कि हम जितनी, तो मैं तो चाहूंगा कि मेरे हर महीने में एक नई कृति आनी चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों? जी क्योंकि उसके लिए बहुत कठोर साधना की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, महसूस करने की आवश्यकता है। तो मेरा 2018 में जो नियति चक्र उपन्यास जी आया था, उसके बाद मैं पिछले 2 साल से एक नए उपन्यास पर काम कर रहा हूँ, और वो नया उपन्यास अब अगले महीने तक आ जाएगा। एक ऐसा रिश्ता, जो एक आंचलिक उपन्यास है। अच्छा। उत्तराखंड की वादियों में, जी वादियों का इसमें जिक्र है, वहाँ के तीज त्योहार, वहाँ की प्राकृतिक छटा, वहाँ के लोगों का कठिन जीवन, ये तमाम चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। और स्त्री विमर्श का एक उपन्यास है। तो ये उपन्यास अब जल्दी ही हमारे जो पाठक है, सुधी पाठक है, उनके हाथों में आने वाला है। जी सर। सर, कार्यक्रम के अंत में मैं कहना चाहूंगी कि जो साहित्य सर्जन के बारे में जो साहित्य प्रेमी है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे सर? साहित्य प्रेमियों से मेरा एक ही आग्रह रहेगा कि असल में जो आपने लिखा, किसी भी रचनाकार ने, साहित्यकार ने, उसका सही और सही मूल्यांकन साहित्य प्रेमी करते हैं, पाठक करते हैं। मैं हर जी मंच सर। से इस बात को बहुत जोर से कहता हूँ कि हम कई बार अपने पाठकीय धर्म का सही निर्वाह नहीं कर पाते। आपके पास में कोई रचना आती है साहित्य प्रेमी के पास, और उस रचना को वो उसी रूप में आत्मसात करे जिस रूप में वो लिखी गई है, उसका रसास्वादन करे। अगर आप इसका उदाहरण समझिए, आप कोई आम खा रहे हैं, आम चूस रहे हैं, जी जी और आम जी का आप खाते वक्त आपके मन में ये आ जाए कि आप ये कौन सी दुकान से लाए, कौन से ठेले से लाए, कौन सी मंडी जी से जी लाए, जी ये जी अगर जी आपके मन में इतने प्रश्न आ जाएंगे तो जो उस आम का जो स्वाद है, रसास्वादन है, आप सही नहीं कर वो पाएंगे। इसी नहीं। तरह से जी एक पाठक के साथ में और साहित्य प्रेमी के साथ भी होता है। वो कई बार नुक्ताचीनी निकालने की पहले कोशिश करता है कि देखे कहाँ इसने पूर्ण विराम नहीं लगाया, कहाँ कॉमा लगना जी चाहिए था, इसका क्या अर्थ होना चाहिए था, उर्दू का शब्द जी आके नुक्ता नहीं लगाया। वो इन तमाम चीज़ों को उसमें निकालता रहता है, और अंत तक वो पाठक यही कोशिश करता है। अगर इस दृष्टिकोण से आप उस साहित्य को पढ़ेंगे तो कदापि आपके समझ में नहीं आएगा, बल्कि उसे इस दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए कि ठीक है, इसकी भावना क्या है, इस रचना की मूल आत्मा क्या है। उसकी आत्मा को समझते हुए अगर एक साहित्य प्रेमी पढ़ेगा तो उसका पढ़ना सार्थक होगा। हम करते क्या हैं, जब हमको किताबें दी जाती हैं पढ़ने के लिए, तो हम एक आलोचक और एक समीक्षक की दृष्टि से उसको पढ़ने लगते हैं। अगर आप जी जी आलोचक और समीक्षक की दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो उसके अंदर उसका मर्म छिपा है। साहित्य में जी जी आलोचक की अपनी अलग भूमिका है, समीक्षक की अपनी अलग भूमिका है, और पाठक की अपनी अलग भूमिका है। तो साहित्य प्रेमियों से मेरा यही अनुरोध है कि जब भी वो पढ़ें, तो जब वो बतौर पाठक पढ़ें तो उसको बतौर पाठक ही पढ़ना पड़े। उस तरह पढ़ें कि ये मेरी रचना है, काश ये मेरी रचना हो। जैसे आप एक माँ हैं, एक पिता हैं, तो कई बार जी आपके बच्चे छोटी मोटी गलती कर भी देते हैं, तो उसको आप जी नज़रअंदाज कर देते हैं, ठीक है, जी आगे अच्छा हो जाएगा। और जी जी यही चीज़ इस रचना में होती है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगे कि हाँ, अगर मेरी रचना होती तो इसमें
ये भी अच्छी होती। उस ये भी अच्छा। बताओ अपनी रचना की, आप उस रचना को पढ़िए। काट छांट करने वाले समाज में और बहुत सारे लोग हैं साहित्य जगत में, लेकिन जब हम पाठक की हैसियत से पढ़ते हैं तो पाठकीय धर्म का निर्वहन करते हुए हमको उसको पढ़ना चाहिए। सर आपकी रचनाएं हमने पढ़ी है, आपकी मतलब उपन्यास कहानियां, उनमें बहुत ही आत्मीयता है सर। मतलब बहुत ही क्या कहें कि जिसे कहते हैं कि अनुभूति से युक्त लिखा है आपने। तो सर मतलब बार बार ऐसे लगता है कि जैसे पापा फिर कब आओगे, जब भी पढ़ते हैं तो मतलब बार बार ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। मतलब जितनी भी आपकी वसीयत है इसको ले लो, मतलब बहुत ही भावनाओं के साथ लिखा है सर आपने। मतलब बच्चों तक ने भी पढ़ा है ना, तो छोटे छोटे बच्चे हैं सर, तो उन्होंने भी पढ़ा, तो मतलब बच्चे बार बार 6-7 दिन तक तो ये कहने लगे कि मम्मा मतलब ये क्या है, मतलब रोने से लग गए। मतलब बच्चों की फीलिंग्स भी देखो सर, पापा फिर कब आओ के पढ़ के मतलब बच्चे भी रुआंसे से हो गए, तो कितनी भावनाएं होंगी सर। तो ऐसी रचनाएं लिखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। और बहुत बहुत आप बहुत आभार आपका। मरु साहित्यिक मंच पर आए उसके लिए आपके बहुत आभारी है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आशा करती हूँ कि डॉक्टर सूरज सिंह नेगी के उद्गार आप तक पहुंच पाए होंगे, और दर्शकों से चाहूंगी कि मरु साहित्यिक मंच को लाइक एवं फॉलो करें। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी। जय हिंद।